नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक को छेड़ने वाले हैं जो स्पेशल एजुकेशन का शोले है। अब आप सोचेंगे कि मैम फिल्म तो पुरानी हो गई। बिल्कुल, फिल्म पुरानी है लेकिन उसके डायलॉग और कॉन्सेप्ट आज भी केबीएस के एग्जाम में गब्बर बनकर डर पैदा करते हैं। हम बात कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट की, यानी कि जो 1995 में आया, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। हिंदी में बोले तो विकलांगजन या दिव्यांगजन अधिनियम 1995। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 तो आ गया, तो ये 1995 वाला पुराना किस्सा क्यों पढ़ना। भाई एक बात बताओ, अगर आपको बाहुबली 2 समझनी है तो बाहुबली द बिगनिंग तो देखनी पड़ेगी ना। ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 वही बिगनिंग है। केबीएस पीआरटी और टीजीटी टीयर के 2 के एग्जामिनर्स का ये फेवरेट एरिया है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपको सिर्फ रट्टा मारना आता है या आपको इस फील्ड की हिस्ट्री और बेस पता है। तो स्लाइड के जो मुख्य बिंदु हैं इनकी बात करें तो यहाँ स्लाइड पर देखिए, यहाँ 3 बड़े-बड़े वादे किए गए हैं। अब वो 3 बड़े-बड़े वादे कहाँ हैं, तो यहाँ पर एक पट्टी दिखाई दे रही, उस पे देखिए। सबसे पहला है समान अवसर, फिर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी। ठीक है, समान अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, अधिकारों की सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, एंड पूर्ण भागीदारी यानी कि फुल्ली पार्टिसिपेशन। इसे ऐसे समझो जैसे किसी क्रिकेट मैच में पहले आपको ग्राउंड में एंट्री मिले, यानी कि समान अवसर मिले। फिर कोई आपको बेईमानी करके आउट ना कर दे, यानी कि अधिकारों की सुरक्षा। और आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों का पूरा मौका मिले, यानी कि पूर्ण भागीदारी या फुली पार्टिसिपेशन। तो चलिए आज की क्लास में हम इस ओल्ड इज गोल्ड एक्ट को इतने मजे से पढ़ेंगे कि एग्जाम में अगर पीडब्ल्यूडी 1995 में कोई भी सवाल आया तो आपका रिएक्शन पुष्पा जैसा होगा, मैं झुकेगा नहीं साला, सही आंसर लिख के आएगा। ठीक है, तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे आधा स्टूडेंट को फोबिया होता है। ठीक है, डेट्स। देखिए यहाँ पर डेट्स लिखी हुई है। बहुत लोगों को बहुत फोबिया होता है, कहते हैं कि अरे डेट कैसे याद करें। देखिए, अपनी एनिवर्सरी या बर्थडे भूल जाओगे तो शायद घर में डांट पड़ेगी, लेकिन अगर केबीएस के एग्जाम में ये तारीखें भूल गए तो सीधा मेरिट लिस्ट से बाहर। इसलिए जरा गौर से देखिए इस टाइमलाइन को। यहाँ पर एक टाइमलाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहली तारीख है 12 दिसंबर 1995। इस दिन लोकसभा ने अपनी हरी झंडी दिखा दी, मतलब बिल पास हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर वाले शादी के लिए मान गए हों, बस अपना कार्ड छपना बाकी हो। ठीक है, तो लोकसभा में पारित कब हुआ था? लोकसभा में पारित हुआ 12 दिसंबर 1995 को। लेकिन 7 फरवरी 1996 को ये पूरी तरीके से लागू हुआ था, यानी कि इम्प्लीमेंट कब हुआ? 7 फरवरी 1996 को। लेकिन असली दावत कब शुरू शुरू हुई थी इसकी? 7 फरवरी 1996 को। इस दिन ये कानून पूरी तरीके से लागू हो गया। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, मैम अगर लागू 96 में हुआ, 1996 में हुआ, तो नाम में 95 क्यों है? भाई सिंपल है, अगर बच्चा दिसंबर 1995 में पैदा हुआ तो उसका बर्थ ईयर 1995 ही रहेगा ना, चाहे वो चलना 1996 में शुरू करे। इसलिए इसे पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 ही कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इसी साल गजट में पास हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्वैग। ठीक है, यहाँ पर हमारे प्यारे भारत का मैप आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्रॉस का निशान लगा हुआ है। अब ये क्रॉस का निशान क्यों लगा है? पुराने जमाने में आर्टिकल जो 370 था उसके पहले जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग स्वैग था। वो कहते थे बाकी इंडिया के कानून अपनी जगह, हमारे यहाँ हमारी मर्जी चलेगी। इसलिए 1995 वाला ये एक्ट पूरे भारत में लागू था, सिवाय जम्मू और कश्मीर के। ठीक है, केबीएस वाले आपको यहाँ पर फंसा सकते हैं, पूछ सकते हैं
ठीक है, तो आपको जवाब क्या देना है, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये लागू हुआ। यहाँ तक क्लियर है। याद रखने वाली प्रो टिप की बात करें तो यहाँ पर प्रो टिप दी हुई है। अधिनियम का नाम गजट में पास होने वाले वर्ष 1995 से ही जाना जाता है। ठीक है, यहाँ क्लियर है। ये अगर आपसे याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे इम्प्लीमेंटेड डेट पूछेगा तो 7 फरवरी 1996 टिक करना है। अगर पास्ट डेट पूछे तो 12 दिसंबर 1995। चलिए अब देखते हैं इस एक्ट ने किन किन 7 डिसेबिलिटीज को लिस्ट में शामिल किया। तो तैयार हैं आप, अगली स्लाइड पर चलिए। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है, अगर हम यहाँ पर उसकी बात करें, देखो तारीखें तो हमने रट ली, अब जरा दिल की बात करते हैं। देखिए, कोई भी कानून सिर्फ कागजों पर नहीं बनता, उसके पीछे एक सोच होती है, एक फिलॉसफी होती है। और इस स्लाइड को अगर आपने समझ लिया तो समझिए, तो आपने स्पेशल एजुकेशन की आत्मा को समझ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर है सहानुभूति यानी कि सिंपैथी वर्सेस समान अनुभूति यानी कि एम्पैथी। ये सिंपैथी और एम्पैथी जो है, इस स्लाइड में दो हिस्से हैं। ठीक है, सहानुभूति जिस पर एक बड़ा सा क्रॉस का निशान आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लाल कांटा लगा है। अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी दिव्यांग व्यक्ति को देखा और बोला, हाय बेचारा, भगवान ने इसके साथ कितना बुरा किया। इसे कहते हैं दया का भाव। भाई, उन्हें आपकी दया नहीं चाहिए। फिल्मों में देखा है ना, जब विलन हीरो को मारता है सब रोने लगते हैं, वो है सिंपैथी। लेकिन पीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है रोना बंद करो और इंसाफ दो। ठीक है, फिर आता है समान अनुभूति। समान अनुभूति यानी कि एम्पैथी, मैं भी तुम भी। अब राइट साइड आपको यहाँ पर टिक का निशान दिखाई दे रहा होगा। इसको देखिए, ये है समान अनुभूति। इसका मतलब है खुद को दूसरे की जगह पर रख कर देखना। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टी है। सिंपैथी ये है कि आप कहें, अरे वो चल नहीं सकता, उसे कोने में सोफे पर बिठा दो, वहीं खाना दे देना। ठीक है, एम्पैथी ये है, आप कहें, अरे सीढ़ियां हैं तो क्या हुआ, हम रैंप बनाएंगे ताकि वो भी सबके साथ डांस फ्लोर पर आ सके। इसे कहते हैं मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीमिंग से जोड़ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अधिकार, दया नहीं। ठीक है, मतलब अधिकार चाहिए, दया नहीं। यहाँ पर आपको सहानुभूति में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है, दया का भाव होता है। ठीक है, लोग समाज से अलग इनको मतलब मानते हैं। और समान इसमें क्या है, समान अनुभूति में इसमें समान अवसर मिलता है, समाज का अभिन्न अंग माना जाता है और मुख्य धारा से जोड़ने की बात की जाती है। नीचे लिखी लाइन को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। विकलांग व्यक्ति भी समाज का एक अंग है, उन्हें दया नहीं अधिकार चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अ, इसका मतलब ये है, इंक्लूसिव एजुकेशन पर सवाल पूछ सकते हैं ये। तो याद रखना कि हमें बच्चे को बेचारा नहीं बनाना, उसे बराबर बनाना है, उसे समाज का अभिन्न अंग समझना है। ठीक है, जैसे फिल्म चक दे इंडिया में शाहरुख खान कहता है ना, मुझे स्टेट के नाम सुनाई नहीं देते, सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, इंडिया। वैसे ही हमें डिसेबिलिटी नहीं देखनी, हमें सिर्फ एक इंसान देखना है जिसके पास बराबर के अधिकार हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का बेस है राइट बेस्ड अप्रोच। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अधिकार तो दे दिए, पर किन किन को, कौन कौन सी डिसेबिलिटी आती है इसमें। तो चलिए अगली स्लाइड में मिलते हैं और देखते हैं उस पिटारे में क्या है। तो ये जो हमारा पिटारा है ये आ गया है हमारे सामने। इस स्लाइड पर बनी बैटरी को ध्यान से देखिए। आप सभी को यहाँ पर एक बैटरी दिखाई दे रही होगी ना, आप सभी को। आपकी फोन की बैटरी जब 40% से नीचे जाती है तो आप टेंशन में आ जाते हैं ना। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी उल्टी है। अगर आपको इस कानून के तहत कोई भी सुविधा यानी बेनिफिट चाहिए तो आपकी विकलांगता कम से कम कितनी होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए। ठीक है, अगर 40% दिव्यांगता होगी तो उसको बोलते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी। क्या बोलते हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, तो मान लीजिए कि किसी सेल में ऑफर है कि 500 रुपए की शॉपिंग पर ही डिस्काउंट मिलेगा। अब अगर आपने 499 का सामान लिया
तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर डिसेबिलिटी 39% है तो कानून की नज़र में आप पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में नहीं आएंगे, पूरा 40% होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। मतलब कम से कम विकलांगता होना 40% विकलांगता होना अनिवार्य है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि 40% नापेगा कौन? पड़ोस वाले शर्मा जी या स्कूल के प्रिंसिपल साहब? नहीं, इसके लिए आपको चाहिए चिकित्सा प्रभारी। ठीक है, कौन चाहिए? चिकित्सा प्रभारी यानी कि सीएमओ द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेशन कौन करेगा? सीएमओ करेगा। ठीक है, मतलब डिसेबिलिटी का ठप्पा कौन लगाएगा? सीएमओ। बिना उनके सर्टिफिकेट के आपकी बात कोई नहीं मानेगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फिल्म 3 इडियट में वायरस कहता है ना, लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट compete यू विल बी अ ब्रोकन एज। यहाँ भी बिना सर्टिफिकेट के आप इस रेस में पीछे रह जाएंगे। सीएमओ का साइन मतलब असली मुहर। ठीक है, अब यहाँ पर एक पीला स्टिकी नोट्स दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, तो यहाँ पर उसे अपने दिमाग के दीवार पर चिपका लीजिए। बिना 40% प्रमाण पत्र के इस अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है घुमाकर कि 30% वाले को रिजर्वेशन मिलेगा? आपका जवाब होना चाहिए नहीं, आप सीधे मना कर दें। आप ये बोलें कि 40% मतलब 40%, उससे कुछ भी कम मंजूर नहीं है। तो बॉस, एंट्री टिकट तो मिल गया, लेकिन ये टिकट लेकर जाना कहाँ है? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट। दोस्तों, अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम उस गेस्ट लिस्ट को खोलने वाले हैं जिसे पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 ने वीआईपी एंट्री दी है। ठीक है, अक्सर हमें डिसेबिलिटीज याद करने में बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन भाई सबसे पहले इन 7 बुजुर्गों को तो समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं से सब शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ब्लाइंडनेस और लो विजन। सबसे पहले आती है आंखों से जुड़ी 2 कैटेगरीज। तो पहली जो है वो क्या है? पूर्ण दृष्टिबाधिता यानी कि ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब जिन्हें बिल्कुल नहीं दिखता, फिल्म ब्लैक में रानी मुखर्जी का रोल याद है? वो वाला। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है? अल्प दृष्टिबाधिता यानी कि लो विजन। अब जिन्हें दिखता तो है पर धुंधला या कम, चश्मा लगाने के बाद भी क्लैरिटी नहीं आती, एग्जामिनर यहाँ फंसाता है। तो याद रखना दोनों अलग अलग है। ठीक है, फिर आता है सुनना यानी कि श्रवण बाधिता, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिन्हें सुनाई देने में दिक्कत होती है। और नेक्स्ट है चलन अक्षमता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो ठीक से चल फिर नहीं सकते। इसमें हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की में समस्याएं आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है मानसिक मंदता। अब यहाँ पर मानसिक मंदता की बात करें, मेंटल रिटार्डेशन की बात करें, तो ये बुद्धिमत्ता जो है आईक्यू से जुड़ी है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन जो है वो किससे जुड़ी है? आईक्यू से जुड़ी है, बुद्धिमत्ता से जुड़ी है। और हाँ, एक प्रो टिप नोट कर लो, अब इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नाउ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अभी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर एमआर लिखा दिखे तो समझ जाना पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। ठीक है, दूसरा जो है मानसिक रुग्णता यानी कि मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस की बात करें तो ये बिहेवियर ऐसा है जिसे कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है दवाइयों से। ठीक है, जैसे डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया। तो यहाँ तक क्लियर है। सबसे बड़ा ट्रैप जो है वो क्या है? लेप्रोसी क्योर्ड। ठीक है, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, यानी कि कुष्ठ रोग मुक्त। और ये जो लेप्रोसी क्योर्ड है, क्योर्ड शब्द का गोला बना लो। एग्जामिनर पूछेगा क्या जिसे लेप्रोसी रोग है वो इसमें आएगा? नहीं भाई, जिसे कुछ रोग मतलब जिसे क्या था? कुष्ठ रोग था, कुछ नहीं, कुष्ठ रोग था। अब वो ठीक हो चुका है, उसे पीडब्ल्यूडी 1995 में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रखिए। तो ये थे हमारे 7 योद्धा। याद रखने की ट्रिक: आंखें, लो विजन, कान, आंखें ब्लाइंड और लो विजन, कान हियरिंग। ठीक है, पैर लोकोमोटर, दिमाग इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन, और स्किन लेप्रोसी क्योर्ड। हो गया ना साथ? तो अभी याद हो गए तो समझो केबीएस का आधा किला फतेह हो गया। और सोच रहे होंगे
कि मैम इनके अंदर और क्या क्या बारीकियां हैं। तो चलिए एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि अगले पिटारे में क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं हम यहाँ पर सिस्टम की। देखिए कानून तो बन गया, 7 बीमारियां भी चुन ले, लेकिन काम कौन करेगा, कौन देखेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है और नीतियां कैसे बन रही है। इसलिए बनाया गया एक प्रशासनिक ढांचा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इसे ऐसे समझो, एक तरफ हेड ऑफिस है, ठीक है, सेंटर में, और दूसरी तरफ है लोकल ब्रांचेस। तो सबसे पहला अध्याय जो है हेड ऑफिस यानी कि सेंटर कोऑर्डिनेशन कमेटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरी तरफ क्या आता है, राज्य समन्वय समिति यानी कि स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें चैप्टर 2 जो है वो क्या है, केंद्रीय समन्वय समिति। ये दिल्ली में बैठे बड़े साहब लोग हैं। अब सवाल आता है कि इनका बॉस कौन है। तो एग्जाम का सीधा सवाल है, आप इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। कौन होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, या हम बोल सकते हैं समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में, मतलब चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस तो नहीं बोलना है, ठीक है, वो बाय मिस्टेक में मुझसे निकल गया, ठीक है। इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। यहाँ तक क्लियर है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में दादाजी बड़े फैसले लेते हैं और सेंटर में मंत्री जी बैठे हैं, वहां से सबको निर्देश देते हैं। जैसे फिल्म नायक में अनिल कपूर फाइलों को चेक करते हैं ना, वैसे ही यहाँ मंत्री जी पूरा प्लान सेट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 पे, जो है राज्य समन्वय समिति यानी कि स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो केंद्र के अनुरूप प्रत्येक राज्य में गठित, ठीक है। ये सेंटर की बिल्कुल मतलब कार्बन कॉपी है, बस राज्य के लेवल पर है। जैसे डोमिनोज का एक मेन हेड होता है ना, और फिर एक हर शहर में एक आउटलेट होता है। इनका काम वही है जो सेंटर वालों का है, बस अपने अपने स्टेट की बाउंड्री के अंदर सेंटर ने जो नीति बनाई, स्टेट उसे अपने यहाँ लागू करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोनों का कार्य क्या है, तो दोनों के कार्य यानी कि फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो लाइन लिखी है इसको ध्यान से देखिए, नीतियां बनाना और जिम्मेदारियां तय करना, ठीक है। इसका काम ये नहीं है कि खुद जाकर सड़क बनाएंगे या स्कूल खोलेंगे, इसका काम है कि खिचड़ी का मेन्यू तैयार करना और ये बताना कि दाल कौन लाएगा चावल कौन लाएगा, यानी कि काम बांटना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एग्जामिनर आपको यहाँ से नंबर में फंसाएगा तो याद रखना, चैप्टर 2 बड़ा भाई और चैप्टर 3 छोटा भाई। बड़ा भाई यानी कि सेंटर और छोटा भाई यानी कि स्टेट। तो यहाँ तक क्लियर है। इसे याद करने की ट्रिक, सी सेंटर पहले आता है, ठीक है, फिर आता है एस स्टेट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है वो क्या कह रही है, इस यहाँ पर दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने अध्याय 4 पर, जो है रोकथाम और शीघ्र पहचान यानी कि चैप्टर 4 जो है प्रिवेंशन एंड फैमिली डिटेक्शन। तो यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट भी यही कहता है कि भाई डिसेबिलिटी होने के बाद मदद करना तो ठीक है, लेकिन ऐसी कोशिश क्यों ना करें कि डिसेबिलिटी हो ही ना, या अगर हो तो उसे जल्दी पकड़ लिया जाए ताकि बच्चे का भविष्य सुधारा जा सके। चलिए देखते हैं इसके 4 मजबूत खंबे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जासूस वाला चश्मा दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है, सर्वेक्षण और जांच, ठीक है, यानी कि सर्वे एंड रिसर्च। सर्वे एंड रिसर्च की बात करें तो पहला बॉक्स जो मैग्नीफाइंग वाला है, इसका मतलब है हमें सरलॉक होम या करमचंद बनना पड़ेगा। मतलब सरकार का काम है सर्वे करना और रिसर्च करना कि आखिर विकलांगता के असली कारण क्या है, क्या वो गंदा पानी है, कुपोषण है या कोई बीमारी है। जब तक कारण पता नहीं चलेगा तब तक हम लड़ेंगे किससे। फिल्म नायक में अनिल कपूर ग्राउंड पर जाकर असलियत पता करता है ना, वैसे ही यहाँ रिसर्च, यहाँ पर क्या है, रिसर्च बहुत जरूरी है। दूसरा जो है ट्रेनिंग डे, ठीक है, यानी कि पीएचसी स्टाफ का प्रशिक्षण। यहाँ पर क्या है, पीएचसी स्टाफ का प्रशिक्षण, ठीक है, यानी कि प्राथमिक केंद्रों, सॉरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सक्षम बनाना।
ये जो दूसरा बॉक्स है, अस्पताल वाला साइन यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, हर कोई बड़े शहर के बड़े हॉस्पिटल नहीं जा सकता। गांव-गांव में होते हैं पीएचसी, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। अब अगर यहाँ के स्टाफ को ही नहीं पता होगा कि डिसेबिलिटी के लक्षण क्या हैं, तो वो इलाज क्या करेंगे। इसलिए पीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है, इन छोटे सेंटर को सक्षम बनाओ और स्टाफ को ऐसी ट्रेनिंग दो कि देखते ही समझ जाएं कि दया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड पे। जो बॉक्स आपको दिख रहा है, वार्षिक जांच यानी कि एनुअल स्क्रीनिंग पर। ठीक है, जोखिम वाले बच्चों की साल में एक बार जांच। तीसरा बॉक्स जो है कैलेंडर, यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हम अपनी बाइक या कार की हर साल सर्विसिंग करवाते हैं ना, क्यों? ताकि कोई बड़ी खराबी ना आए। ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट भी यही कहता है, जोखिम वाले बच्चों की साल में कम से कम एक बार जांच जरूरी है। अगर कोई छोटी सी भी समस्या है तो उसे शुरू में ही पकड़ लो, यानी कि अर्ली डिटेक्शन कर लो, ताकि वो आगे जाकर बड़ी विकलांगता ना बन जाए। ठीक है, फिर 4 पे आता है असली सुपर हीरो जो है वो कौन होती हैं? माँ होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मातृत्व देखभाल, यानी कि मैटरनल केयर, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर उपाय। तो आखिर ये आखिरी बॉक्स है, माँ और बच्चा। यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, डिसेबिलिटी की रोकथाम की पहली सीढ़ी है ये मैटरनल केयर। ठीक है, जब बच्चा होने से पहले, प्रीनेटल, और पैदा होने के बाद, मतलब जो पोस्ट नेटल होता है, तो माँ का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। अगर माँ स्वस्थ होगी, उसे सही पोषण और वैक्सीन मिलेगी, तो बच्चा भी सुरक्षित रहेगा, है ना। ये बिल्कुल भी वैसे ही है जैसे फिल्म बाहुबली में शिवगामी देवी ने महेंद्र बाहुबली को हर खतरे से बचाया था। माँ की देखभाल मतलब आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा। ठीक है, तो केबीएस के एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन किस चैप्टर में याद आता है, सॉरी आता है? तो आपको जवाब क्या देना है? चैप्टर 4। मतलब चारों तरफ नजर रखो, सर्वे, पीएचसी, स्क्रीनिंग, मैटरनल केयर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक लाइक कर दीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, यहाँ पर रुको रुको, अपनी सीट बेल्ट बांध लो और पेन उठा लो, क्योंकि अब हम उस चैप्टर पर आ गए हैं जहां सबसे ज्यादा बच्चे क्लीन बोल्ड होते हैं, यानी कि अध्याय 5 है हमारा, चैप्टर एजुकेशन यानी कि शिक्षा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम शिक्षा की बात करें, यहाँ पर एक ऐसा जाल बिछाया गया है जिसमें 90% स्टूडेंट फंस जाते हैं। अब जरा इस बीच वाले पीले स्टिकी नोट को ध्यान से देखिए। ठीक है, एग्जाम ट्रैप है ये। आमतौर पर हम क्या पढ़ते हैं? राइट टू एजुकेशन, यानी कि आरटी पढ़ते हैं ना। आरटी कहता है कि 14 साल तक फ्री शिक्षा मिलेगी, लेकिन पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भाई स्पेशल बच्चों के लिए ये उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष तक तो किसके लिए? सामान्य बच्चों के लिए। लेकिन पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत विकलांग बच्चों के लिए 18 वर्ष है। ठीक है, इसे ऐसे याद रखो, जैसे गदर फिल्म में सनी देओल कहते हैं ना, अशरफ तुम्हारी उम्र 14 होगी, हमारे बच्चों की 18। भूलना मत, जनरल बच्चों के लिए 14, लेकिन पीडब्ल्यू डी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 18 वर्ष तक। ठीक है, ये एग्जामिनर का ब्रह्मास्त्र सवाल है। ठीक है, फिर हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो है यहाँ पर मुफ्त किताबें। मुफ्त किताबों की बात करें कि हम सबसे पहले अनौपचारिक शिक्षा की बात करें, तो यहाँ पर है अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ओपन लर्निंग को बढ़ावा देना। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी होती है, उनकी डिसेबिलिटी जो होती है सीवियर होती है। इस सिचुएशन में वो घर से बाहर नहीं जा सकते है ना, स्कूल जाने में उनको रोज रोज दिक्कत होती है, मतलब बहुत ज्यादा बैरियर होते हैं उनके रास्ते में। तो इसलिए वो उनके लिए क्या किया गया है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, फिर आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, जहां पर है मुफ्त तोहफे, यानी कि किताबें, छात्रवृत्ति और वर्दी, यानी कि यूनिफॉर्म। अगला पॉइंट जो है, सरकार सिर्फ स्कूल जाने को नहीं कह रही है, बल्कि पूरा किस्त पानी भी दे रही है, मुफ्त किताबें भी दे रही है। ठीक है, स्कॉलरशिप और यूनिफॉर्म भी दे रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुपर 30 फिल्म में आनंद कुमार बच्चों को सब कुछ मुफ्त दे देते हैं, ताकि पढ़ाई के बीच में
गरीबी या मजदूरी ना आए। सरकार चाहती है कि शिक्षा हर बच्चे के हाथ में हो, जेब में पैसा हो या नहीं हो। फिर तीसरा जो है वो क्या है, एग्जाम में जुगाड़ नहीं सुविधा, यानी कि परीक्षा प्रणाली में संशोधन और बाधा मुक्त वातावरण। यहाँ पर क्या है, एग्जाम मॉडिफिकेशन एंड बैरियर फ्री ट्रांसपोर्ट। ये जो तीसरा पॉइंट है, परीक्षा प्रणाली में संसाधन। मान लीजिए किसी को लिखने में दिक्कत है तो उसे राइटर मिलेगा, किसी को धीरे धीरे लिखने की आदत है तो उसे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ये चीटिंग नहीं है, ये लेवल क्या है, प्लेइंग फील्ड है। जिसे क्रिकेट में जैसे क्या होता है, क्रिकेट में अगर बैटर की हाइट जो है वो कम हो तो जो स्टम्प्स होते हैं उसकी हाइट कम नहीं की जाती, लेकिन उसे खड़ा होने के लिए सही प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए ना। बस वही काम यहाँ किया जाता है। ठीक है, चौथा जो है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टीचर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जब बच्चे स्पेशल हैं तो उनके गुरु भी तो स्पेशल होने चाहिए, है ना। इसलिए पीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करो। आप तो आज बीएड या डीएड स्पेशल एजुकेशन कर चुके हैं ना, उसकी नींव कहीं ना कहीं इसी एक्ट ने मजबूत की थी। बिना सही ट्रेनिंग के आप इन बच्चों की दुनिया को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो भाई शिक्षा का इंतजाम तो हो गया, बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, यानी कि 18 साल का हो गया। अब उसे क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। तो नौकरी में कैसे मिलेगी, कितने परसेंट रिजर्वेशन होगा, ये जानने के लिए चलिए अगली स्लाइड पर जाते हैं। और हम जहाँ पर बात करेंगे रोजगार की। तो आप तैयार हैं? तो अगर तैयार हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपके सामने है। दोस्तों अब हम उस पड़ाव पर हैं जहाँ करियर बनता है। ठीक है, तो अध्याय 5 में हमने पढ़ाई तो कर ली, यानी कि शिक्षा का जो प्रावधान था वो तो पढ़ लिया। अब हम आ गए हैं, हम 18 साल के भी हो गए। अब बारी है सरकारी नौकरी की। केबीएस का एग्जाम दे रहे हो ना, तो इस स्लाइड को अपनी सैलरी स्लिप समझकर पढ़ना, क्योंकि यहाँ से पक्का एक सवाल टपकता है। चलिए देखते हैं अध्याय 6 और 7 का जलवा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अध्याय 6 और 7, यानी कि रोजगार और सकारात्मक कार्रवाई। ठीक है, तो अ, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, जादुई यहाँ पर 3% का जादुई आंकड़ा हम देखेंगे, यानी कि सरकारी नौकरी में 3% का जॉब आरक्षण। ठीक है, इस पाई चार्ट को आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक पाई चार्ट दिखाई दे रही हो क्या आप सभी को। ठीक है, इसमें एक छोटा सा लाल हिस्सा कटा हुआ है, ये कटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है आप सभी को। ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 कहता है कि सरकारी नौकरियों में 3% का आरक्षण होना चाहिए। कितने परसेंट का, 3% का रिजर्वेशन मिलेगा। अब यहाँ मैथ थोड़ा अलग है, इस 3% को 3 बराबर टुकड़ों में किया गया है। ठीक है, तो पहला जो टुकड़ा है यानी कि 1% किसके लिए, दृष्टिबाधिता यानी कि ब्लाइंडनेस और लो विजन के लिए है। दूसरा जो है 1% वो किसके लिए है, श्रवण बाधिता यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए है। और तीसरा जो हिस्सा है 1% वो किसके लिए, चलन अक्षमता के लिए और बाकियों के लिए। यानी हर किसी को अपना कोटा फिक्स कर दिया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पार्टी में पनीर, मशरूम और दाल मखनी के लिए अलग अलग पतीले रखे हों। जिसका जो हक है उसको वही मिलेगा। ठीक है, नौकरी से कोई हटाएगा नहीं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सेवा के दौरान विकलांग होने पर ना तो पद से हटाया जाएगा, ना ही डिमोट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति नौकरी कर रहा है और सर्विस के दौरान किसी एक्सीडेंट की वजह से उसे डिसेबिलिटी हो जाती है। अब क्या होगा, क्या बॉस उसे नौकरी से निकाल देगा? पीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है बिल्कुल नहीं, ना तो आप उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, ना ही उसकी पोस्ट डिमोट कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। तो उसे वैसी ही सैलरी और इज्जत देनी होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फिल्म चक दे इंडिया में टीम का हर प्लेयर जरूरी होता है, चाहे वो चोटिल ही क्यों ना हो। और हाँ, उसे प्रमोशन देने से कोई भी मना नहीं कर सकता, हक है भाई उसका। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करेंगे सकारात्मक कार्रवाई की। तो सकारात्मक कार्रवाई जो है, अध्याय 7 का सकारात्मक कार्रवाई क्या है, सरकार द्वारा सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसका मतलब है कि सरकार सिर्फ ये नहीं कहेगी कि जाओ नौकरी करो, बल्कि वो आपको नौकरी करने के लायक बनाएगी भी। कैसे?
आपको सहायक उपकरण यानी कि एड्स एंड अप्लायंस की जरूरत होगी, तो वो आपको एड्स एंड अप्लायंस उपलब्ध करवाएगी। अब कैसे? तो आपको सहायक उपकरण यानी कि एड्स एंड अप्लायंस उपलब्ध करवाकर, जैसे किसी बच्चे को व्हीलचेयर चाहिए हो ना, तो किसी को हियरिंग एड चाहिए होता है, किसी को ब्रेल किट चाहिए होती है। सरकार का काम है ये चीजें आप तक पहुंचाना, ताकि आप किसी पर निर्भर ना रहें बल्कि आत्मनिर्भर बन सके। एक बात नोट कर लो, 2016 वाले जो नया एक्ट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, उसमें रिजर्वेशन बढ़ गया है, उसकी भी बात करेंगे हम आगे की स्लाइड में। ठीक है, तो लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 1995 वाला एक्ट। अगर एग्जाम में पूछा जाए पीडब्ल्यूडी 1995 के बारे में, तो आंख बंद करके 3% ही टिक करना है। ठीक है, मतलब 3 तिगाड़ा। एग्जाम का काम बिगाड़ा नहीं बल्कि काम बना डाला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है, अध्याय 8 यानी कि चैप्टर 8। इसका नाम सुनते ही बड़ा सीरियस लगता है ना, कि गैर भेदभाव। चैप्टर जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन इस स्लाइड के डायग्राम को देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर सा, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, भेदभाव सिर्फ बातों से नहीं होता है, भेदभाव तब भी होता है जब एक बच्चा स्कूल जाना चाहता है, लेकिन स्कूल की सीढ़ियां उसका व्हीलचेयर को, मतलब उसका जो व्हीलचेयर है उसको रोक देती हैं। लेकिन स्कूल की सीढ़ियां उसके व्हीलचेयर को कैसे रोकती हैं? क्योंकि वहां पर सीढ़ियां होती हैं, रैंप नहीं होता है। पीडब्ल्यूडी एक्ट का ये चैप्टर वही सुपर हीरो है जो इन पत्थरों को, यहाँ पर जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, दीवार दिखाई दे रही है, ठीक है, इनको हटाकर रास्ता साफ करता है। तो सबसे पहला है यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट। अक्सर हम देखते हैं कि बसों और ट्रेनों में चढ़ना किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं होता। पीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है भाई, बसों और ट्रेनों को ऐसा बनाओ कि कोई भी आसानी से चढ़ उतर सके। इसे ऐसे समझो कि जैसे फिल्म सुल्तान में सलमान खान कहता है, असली पहलवान वो नहीं जो मेडल उठावे, असली पहलवान वो है जो लाइफ से लड़े। तो सरकार का काम क्या है, इन पहलवानों के लिए बस और ट्रेन के दरवाजे और रैंप सुगम बनाना। ठीक है, दूसरी जो है वो क्या है, सड़कें, रूट्स, यानी सॉरी रोड्स। ठीक है, फुटपाथ के लिए सिर्फ सड़क बनाना काफी नहीं है। फुटपाथ पर जेब्रा क्रॉसिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी उसे महसूस कर सके। अब आपने विदेशों की फिल्मों में देखा होगा ना, सड़क पार करते समय बीप बीप की आवाज आती है। पीडब्ल्यूडी एक्ट इसी ऑडिटरी सिग्नल्स और सुगम रास्तों की वकालत करता है। ठीक है, ये एडवोकेसी किसकी करता है, ऑडिटरी सिग्नल्स की। ठीक है, तीसरा जो है भवन यानी कि बिल्ट इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर एंट्री सबको मिलेगी। ठीक है, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, मॉल हो या स्कूल हो, वहाँ क्या होना चाहिए, रैंप होना चाहिए। ठीक है, ब्रेल साइनेज होनी चाहिए। ठीक है, लिफ्ट होना चाहिए। इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम अपने घर में मेहमानों के लिए रोड कारपेट बिछाते हैं, वैसे ही समाज को इन बच्चों के लिए एक्सेसिबल बनाना होगा। ठीक है, तो नीचे वाले हरे गोले को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक गोला दिखाई दे रहा है। लक्ष्य क्या है इसका, एक अवरोध रहित वातावरण यानी कि बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का निर्माण। एग्जाम में यहाँ से सीधा सवाल आता है, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट तो किस बात में, मतलब किस चैप्टर में बात की गई है? तो अध्याय कौन सा है हमारा, अध्याय है 8 यानी कि चैप्टर 8। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है ये रही आपके सामने। दोस्तों, अब हम वीडियो के क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने पढ़ाई की बात कर ली, नौकरी की बात कर ली और रास्ते से बाधाएं भी हटा दी। लेकिन अब सवाल आता है कि सब मैनेज कैसे होगा, नई तकनीकी कहाँ से आएगी, और जो फेक संस्थाएं चल रही हैं उन पर लगाम कैसे लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास 3 बहुत ही पावरफुल चैप्टर हैं। हमारे पास 3 पावरफुल चैप्टर हैं। पहला क्या है, अध्याय जो है यानी कि चैप्टर 9 है जो रिसर्च है। चैप्टर 10 है जो क्या है, संस्थाओं की मान्यता। और चैप्टर 11 जो है गंभीर विकलांगता यानी कि सीवियर डिसेबिलिटी। तो सबसे पहला बॉक्स देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब है रिसर्च। सरकार पुराने तरीकों पर नहीं अटकी रहेगी, उसे नए नए आविष्कार यानी इन्वेंशन करने होंगे। तो इसे ऐसे समझो
कि फिल्म आयरन मैन में टोनी स्टार्क अपने सूट को अपग्रेड करता रहता है ना, वैसे ही पीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है कि हमें ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी बनानी है जिससे विकलांगता को रोका जा सके या जीवन को आसान बनाया जा सके। नए उपकरण, नई थेरेपी और पुनर्वास के तरीके ढूंढना ही अध्याय 9 का काम है। ठीक है, क्या काम है? विकलांगता की रोकथाम, पुनर्वास और सहायक उपकरणों के विकास के लिए अनुसंधान, मतलब रिसर्च। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा जो बॉक्स आप सभी को दिखाई दे रहा है, जो है चैप्टर 10, संस्थाओं की मान्यता यानी कि रिकॉग्निशन। यहाँ पर है विकलांगों के लिए काम करने वाली संस्थाओं का अनिवार्य पंजीकरण। तो यहाँ पर जो हम अनिवार्य पंजीकरण की बात करेंगे, अब उन्हें अनिवार्य पंजीकरण यानी कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक मिलना। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी संस्था पीडब्ल्यूडी के नाम पर फंड नहीं ले सकती और ना ही काम कर सकती है। सरकार कहती है काम करना है तो पहले कागज दिखाओ, असली है या नहीं ये बताओ। अब जरा इस चेतावनी वाले साइन बोर्ड को ध्यान से देखिए। ये जो चैप्टर है 11, गंभीर विकलांगता यानी कि सीवियर डिसेबिलिटी, मतलब 80% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए विशेष संस्थानों की स्थापना। यहाँ पर वार्निंग साइन दिखाई दे रही है आप सभी को। ठीक है, ये जो वार्निंग साइन है ये किसके लिए है? सीवियर डिसेबिलिटी के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा जिनकी विकलांगता 80% या उससे अधिक है उसे गंभीर माना जाता है। ठीक है, नॉर्मल पीडब्ल्यूडी कहाँ से स्टार्ट होता है? 40% से एंट्री टिकट होती है, और सीवियर जो होता है वो पीडब्ल्यूडी यानी कि 80% हाई अलर्ट पे होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गेम में बॉस लेवल होता है ना, उसके लिए सरकार अलग से विशेष संस्थानों की स्थापना करेगी क्योंकि इनकी जरूरत बाकी बच्चों से बहुत अलग और ज्यादा होती है। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब तक हमने पढ़ाई, नौकरी और अधिकारों की खूब बातें की, लेकिन अगर कोई आपके इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो आप किसके पास जाएंगे? क्या पुलिस के पास या सीधा प्रधानमंत्री के पास? नहीं भाई, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 ने अपना खुद का कोर्ट और जज बनाया है। चलिए देखते हैं अध्याय 12 और 13 यानी कि चैप्टर 12 13 यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अध्याय जो 12 है, मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर। स्लाइड की बाईं तरफ यहाँ पर हथौड़ा दिखाई दे रहा है आप सभी को। ठीक है, ये साइन है मुख्य आयुक्त की यानी कि चीफ कमिश्नर की। केंद्र लेवल का एक चीफ कमिश्नर होता है। ठीक है, केंद्र और राज्य स्तर पर आयुक्त की नियुक्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो केंद्र लेवल होता है वहां पर एक चीफ कमिश्नर होता है और हर राज्य लेवल पर एक चीफ कमिश्नर होता है। इनका काम क्या है? शिकायतें सुनना, ठीक है, और रक्षा करना। अधिकारों का जो हनन होता है उसकी शिकायतें सुनना। तो शिकायतें सुनना, अगर आपको नौकरी नहीं मिली है या स्कूल में एडमिशन नहीं मिला है तो आप यहाँ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अधिकारों की रक्षा, ये बिल्कुल वैसे है जैसे फिल्म जॉली एलएलबी में जज साहब होते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, इनका फैसला पत्थर की लकीर होता है। अगर किसी ने अधिकारों का हनन किया तो कमिश्नर साहब उसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, फिर आते हैं अध्याय जो है हमारा 13 है, सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी। यहाँ पर एक शील्ड दिखाई दे रही होगी, इसको ध्यान से देखिए, जिस पर रुपए का निशान बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार कहती है कि भाई हम सिर्फ कानून नहीं बनाएंगे, हम आपकी जेब और इज्जत का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुनर्वास का भार कौन उठाता है? सरकार उठाएगी। अब यहाँ पर मतलब अगर आपको फिर से समाज में खड़ा होने के लिए किसी की मदद की जरूरत है तो वो पैसा कौन देगा? सरकार देगी। ठीक है, अब एग्जाम टैप है जो बेरोजगारी भत्ता, ये चीज आप ध्यान रखना। उन बेरोजगार को जो विशेष रोजगार कार्यालय में 2 साल से अधिक समय से पंजीकृत हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जरा बादल, ये जो आपने बादल देखा इसमें जो चीजें पढ़ी हैं इसका मतलब समझ लेते हैं एक बार। सरकार उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपका नाम विशेष रोजगार कार्यालय से कम 2 साल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। एग्जामिनर पूछेगा कितने साल, आप कहेंगे 2 साल।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी स्कीम का लाभ लेने के लिए वेटिंग पीरियड होता है, 2 साल का इंतजार फिर भत्ता तैयार। तो दोस्तों याद रखना, चैप्टर 12 कमिश्नर यानी कि हमारा रक्षक, और चैप्टर 13 जो है यानी कि सामाजिक सुरक्षा, 2 साल वाला बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे सामने है बिल्कुल। दोस्तों अब हम आ गए हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट के 1995 के 14 अध्याय पर, जो है विविध और दंड, यानी कि यहाँ पर हम विविध और दंड के बारे में जानेंगे। अब तक हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, अधिकार देंगे, नौकरी देंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन भाई इस दुनिया में कुछ तेज लोग भी होते हैं ना, जो सोचते हैं अरे कानून ही तो है, तोड़ देंगे तो क्या होगा। उसके लिए सरकार ने इस चैप्टर में जेल की चक्की और भारी जुर्माना तैयार रखा है। तो जरा इस वार्निंग वाले बोर्ड को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा जिसमें वार्निंग दिखाई दे रही है। ठीक है, दंड का विधान। अब यहाँ पर अधिनियम की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करने पर क्या चीजें होती हैं तो वो देख लेते हैं। अगर कोई इस अधिनियम की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करता है यानी मिसयूज करता है, तो सरकार उसे प्रसाद में 2 चीजें देगी। पहली क्या, सजा, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, पूरे 2 साल की। फिर दूसरा क्या देगी, जुर्माना। ठीक है, जुर्माना क्या होगा, सीधा 20,000 रुपये जुर्माना होगा। ठीक है, अथवा अगर यहाँ पर दोनों चीजें दे सकते हैं, अगर जुर्म बड़ा है तो जेल की हवा भी खाओ और जेब ढीली भी करो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ ले, आप कहें अरे साहब गलती से रेड लाइट जंप हो गई, लेकिन यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने किसी दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया है या कानून का गलत फायदा उठाया है, तो फिर कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये डायलॉग यहाँ सच में साबित हो जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है, दुरुपयोग जो है यानी मिसयूज। तो मिसयूज का मतलब क्या है, अब आप कहेंगे कि मैम दुरुपयोग क्या होता है। मान लीजिए कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी पाने की कोशिश की, जैसे फिल्मों में मुन्ना भाई एमबीबीएस बनने की कोशिश करता है ना, या फिर उन मतलब कोई उन पैसों को खा जाए जो दिव्यांग के कल्याण के लिए आए हैं। ऐसे लोगों के लिए ये जो हथौड़ा है वो रसीद होता है। ठीक है, तो हथौड़ा तैयार किया गया है। अब यहाँ पर कठोर नियम है, कठोर नियम जरूरी है ताकि अधिकारों का हनन न हो। अब कठोर नियम क्या है, तो कठोर नियम जरूरी है ताकि अधिकारों का हनन न हो। अगर सजा का डर नहीं होगा तो अधिकारों की इज्जत ही नहीं करेंगे। जैसे स्कूल में पीटी सर का डर होता है ना, तभी सब लाइन में चलते थे। बस वही चैप्टर, वही पीटी सर यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने है, और नेक्स्ट स्लाइड जो है द पीडब्ल्यूडी लाइफ साइकिल यहाँ पर हम देखने वाले हैं। दोस्तों अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा वो अलग अलग पन्ने थे, लेकिन ये स्लाइड पूरे किताब का निचोड़ है, मतलब हम ये कह सकते हैं पूरे एक्ट का निचोड़ है। इसे कहते हैं द पीडब्ल्यूडी लाइफ साइकिल। तो आपने द लायन, कौन सी मूवी, द लायन किंग फिल्म में वो गाना सुना होगा, द सर्कल ऑफ लाइफ। बस पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 भी एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए वही जीवन चक्र है। ये कानून जो है सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हाथ पकड़कर बचपन से बुढ़ापे तक साथ चलने वाला एक दोस्त है। ठीक है, तो सबसे पहला चरण जो है इसमें क्या है, शीघ्र पहचान। पहला जो चैप्टर है अर्ली डिटेक्शन। ठीक है, चैप्टर 4 जो है वो क्या है, अर्ली डिटेक्शन। जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, ये एक्ट अपनी जासूस नजरें शुरू कर देता है। कोई भी दिक्कत हो उसे अभी पकड़ो, क्योंकि शुरुआत में पकड़ी गई बीमारी का इलाज आसान होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फिल्म तारे जमी पर में जो निकुंब सर ने इंसान की परेशानी को सही समय पर पहचान लिया था। ठीक है, फिर स्टेप 2 जो है वो क्या है, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, अप टू कितना, 18, कितने साल तक, 18 साल तक। याद है ना 18 साल वाला ब्रह्मास्त्र। सरकार कहती है पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी, किताब हम देंगे, वर्दी हम देंगे, बस तुम स्कूल जाओ, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ठीक है, फिर आता है थर्ड स्टेप, वो क्या है, रोजगार का। ठीक है, 3% आरक्षण यानी कि 3% एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण, रिजर्वेशन देता है अधिनियम। कहता है चिंता मत करो, 3% कुर्सी तुम्हारे लिए रिजर्व है। यहाँ एक दिव्यांग व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, ये स्टेज उसे समाज में सिर उठाकर जीना सिखाती है। ठीक है, फिर आता है चौथा जो है सामाजिक सुरक्षा यानी कि
सोशल सिक्योरिटी, ये 13 है। अ, ये जो अब नौकरी में मिलने में देर हो जाए या बुढ़ापे में सहारे की जरूरत हो तो सरकार एक ढाल बनकर खड़ी रहती है। पुनर्वास का सारा खर्च किसका होता है? सरकार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बीच का दिल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो समान अवसर और पूर्ण भागीदारी हम कह सकते हैं इसको, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फुल्ली पार्टिसिपेशन। एक चीज और कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट। ठीक है, तो इस चक्र के बीच में जो आपने पढ़ा है, समान अवसर पूर्ण भागीदारी, ये पूरे एक्ट की आत्मा है। ठीक है, ये चक्र क्यों घूम रहा है? ताकि एक दिव्यांग व्यक्ति को भी वही मौका मिले जो आपको और सबको मिलता है। ठीक है, तो जैसे फिल्म चक दे इंडिया में टीम को एक किया गया था ना, वैसे ही ये एक्ट दिव्यांग को समाज के साथ एक कर देता है। नीचे लिखी लाइन को रट लीजिए, ये अधिनियम सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक दिव्यांग व्यक्ति के पूरे जीवन का सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है दोस्तों, अब आ गया है पूरी फिल्म का क्लाइमैक्स। अगर आपने अब तक के सारे वीडियो देखे हैं तो ये स्लाइड आपकी चिट्ठी वाली मेमोरी चिप जो है, आपने रोबोट फिल्म देखी होगी ना, तो ये मेमोरी चिप जो है, बस इस लेबल को स्कैन करो और पूरी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 आपकी मुट्ठी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे, चैप्टर 1 जो है एंट्री टिकट जो है, इसमें क्या है, परिभाषाएं, और इसमें और क्या दिया है, 40% विकलांगता यानी कि डेफिनेशन, और 40% दिव्यांगता दी है, बिना इसके अंदर आना मना है। फिर बात करेंगे चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 जो है केंद्र समिति यानी कि सेंट्रल कमेटी होती है, यानी कि बड़ा भाई वाला एग्जाम्पल याद है। और 3 जो है वो क्या है, छोटा भाई वाला एग्जाम्पल यानी कि स्टेट कमेटी आती है। फिर चैप्टर 4 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, जासूसी शुरू हो जाती है यानी कि प्रिवेंशन और डिटेक्शन होता है। ठीक है, फिर हम अगर चैप्टर 5 की बात करें, चैप्टर 5 में क्या है, एजुकेशन है, ये आपसे पूछ सकते हैं, जो कितना है, अप टू 18 ईयर, यानी कि शिक्षा जो है 18 साल तक मुफ्त। 14 साल लिख के मत आना वरना मोए मोए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 18 ईयर करना है। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए 14 ईयर है, लेकिन जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए 18 ईयर है। यहाँ तक क्लियर है। चैप्टर 6 पर आते हैं, रोजगार एम्प्लॉयमेंट जो है 3% है, यानी 111 का बंटवारा। 1% विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि लो विजन और विजुअल इम्पेयरमेंट, फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट, और 1% लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आते हैं चैप्टर 8 से 14 तक जो चीजें हैं उनको देख लेते हैं। तो चैप्टर 8 जो है, यहाँ पर क्या है, गैर भेदभाव यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रास्ते साफ, रैंप और लिफ्ट लगवाओ भाई। फिर चैप्टर 9 जो है, शोध यानी कि रिसर्च, वैज्ञानिक बनो। चैप्टर 10 जो है वो क्या है, संस्थाओं की मान्यता यानी कि असली मुहर, बिना ब्लू टिक के काम नहीं चलेगा। ठीक है, चैप्टर 11 जो है, गंभीर विकलांगता यानी कि सीवियर डिसेबिलिटी, जो 80%, मतलब गंभीर विकलांगता स्पेशल केयर। ठीक है, फिर चैप्टर 12 जो है, मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं मुख्य आयुक्त, जहाँ पर शिकायत दर्ज हो सकती है। ठीक है, फिर चैप्टर 13 आता है जो है सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता 2 साल बाद। फिर चैप्टर 14 जो है, दंड यानी कि पेनाल्टीज, कितना, ये 2 साल जेल और 20,000 जुर्माना, पंगा मत लेना भाई। ठीक है, तो दोस्तों अब इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। KBS PRT या TGT, अगर PWD 1995 से सवाल आया तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, कैसा लगा आपको ये पूरा सफर? अगर मजा आया तो कमेंट में रेडी फॉर एग्जाम लिखो और वीडियो को आग की तरह फैला दो। अगले वीडियो में हम RPWD एक्ट 2016 का पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि 21 डिसेबिलिटीज ने कैसे खेल बदल दिया है। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो स्पेशल एजुकेशन नीड्स को। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।